हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम पीसीएस मंत्रा बुक का जिसमें 10 टेस्ट दिए हैं उसका 6 नंबर का टेस्ट सॉल्व करेंगे। ये यूपी पीसीएस आरओ सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ये बिल्कुल यूपी पीसीएस के पैटर्न पे बनाया गया है। इसमें से आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इनाम गाँव ताम्रपाषाण कालीन बस्ती किस स्थान में स्थित है? तो ये किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। किस संस्कृति से संबंधित है इनाम गाँव? तो जोरवे संस्कृति से संबंधित है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो ये एक तरफ संप्रदाय दिया है, दूसरी तरफ इसके संस्थापक के नाम। तो इसमें कौन सा सही है? अक्रियावादी ये पूरन कश्यप का था, मखली गोसाल का नहीं था, तो पहला गलत है। भौतिकवादी कौन थे? भौतिकवादी अजीत केस केम्बलिन, यही सही है। संदेहवादी कौन था? संजय विट्ठलीपुत्र थे, तो ये इसका ये वाला सामने होना चाहिए था, ये गलत है इसलिए। नित्यवादी पगुक कच्चायन थे, तो ये भी गलत है। केवल दूसरा सही है, बी। भौतिकवादी कौन था? अजीत केस कम्बलिन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ महाजनपद दिया है, दूसरी तरफ राजधानी के नाम। अंग की राजधानी थी चंपा। मल्ल की राजधानी क्या थी? तो मल्ल की राजधानी थी कुशीनारा या फिर पावा कह सकते हैं, तो दूसरा वाला केवल गलत है। फिर है कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। मत्स्य की राजधानी विराटनगर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अपने शासनकाल के किस वर्ष में अशोक ने धम्म महामात्र की नियुक्ति की थी? तो 14वें वर्ष में की थी धम्म महामात्र की नियुक्ति। इसके अलावा 8वें वर्ष में क्या किया था उसने? 8वें वर्ष में कलिंग का युद्ध किया था। 10वें वर्ष में बोध गया की यात्रा की थी। 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की थी। 10वें में बोध गया की पहले, फिर 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उत्तर मेरूर अभिलेख यह हमें जानकारी देता है चोलकालीन स्थानीय शासन की जानकारी। कुर्रम किसे कहते थे? तो कुर्रम चोलकालीन ग्राम संघ को कहते थे। मणिग्रामम इसमें लिखा है ब्राह्मणों को दान दी गई भूमि, लेकिन मणिग्रामम होता था एक तरफ की ये व्यापारियों की श्रेणी होती थी, तो ये तीसरा वाला गलत है। 1 और 2 सही है। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? 1 और 2 बी। भारतीय मंदिर निर्माण में शिखर का पहला उदाहरण किस मंदिर में मिलता है? तो ये दशावतार मंदिर में मिलता है, देवगढ़ में स्थित है। गुप्तकालीन मंदिर है ये। चाणक्य द्वारा लिखी गई पुस्तक अर्थशास्त्र की टीका कौन सी है? तो अर्थशास्त्र पर टीका है प्रबंध चिंतामणि। और इसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार है मेरुतुंग। नेक्स्ट है, मोहम्मद गोरी भारत में सर्वप्रथम किससे हारा और बंदी बना लिया गया? तो मोहम्मद गोरी को हराया था भीम द्वितीय ने, सोलंकी वंश के शासक भीम द्वितीय ने 1178 में। बाद में इसको रिहा कर दिया था। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत पर प्रथम मंगोल आक्रमण किस शासक के समय में हुआ था? तो इल्तुतमिश के समय में, जब चंगेज़ खान आया था 1221 में। किसका पीछा करते हुए? तो जलालुद्दीन मंगमरनी जो था उसका पीछा करते हुए आया था चंगेज़ खान, लेकिन उसने लड़ाई नहीं की थी, युद्ध नहीं किया था इल्तुतमिश से। तो 1221 में आया था ये। नेक्स्ट है, नीचे विभागों की सूची दी गई है, इनमें से किनकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी? तो दीवाने खैरात की स्थापना की थी, दीवाने बंदगान की, दारुल सफ़ा की, रोजगार कार्यालय की। इनमें से सभी की स्थापना की थी। ऑप्शन होगा ए। असम में भक्ति आंदोलन का प्रचार किस संत ने किया था? शंकरदेव ने। और शंकरदेव को असम का चैतन्य महाप्रभु भी कहा जाता है। निम्न में से अकबरकालीन घटनाओं में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इबादत खाने की स्थापना जो इन्होंने की थी 1575 में की थी। इसमें लिखा है 1578, तो 1578 में ये सभी धर्मों के लिए खोला गया था, लेकिन स्थापना हुई थी 1575 में। तो पहला वाला गलत होगा, यही वाला गलत चूज़ करना था। ऑप्शन होगा ए। फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571 में की थी। दरसाला प्रणाली लागू की थी 1582 में। मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत 1575 में की थी। नेक्स्ट है, चित्तौड़ में किसने प्रसिद्ध कीर्ति स्तंभ बनवाया था? राणा कुंभा ने। ऑप्शन सी। अंग्रेजों ने अपने पहले किलेबंद कारखाने की स्थापना मद्रास में की थी, उसे किस नाम से पुकारा जाता था? तो मद्रास में जो किला बनवाया था उसे फोर्ट सेंट जॉर्ज कहा जाता था। और मद्रास की स्थापना किसने की थी? फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से इसने मद्रास को प्राप्त किया था। फिर यहाँ पे 1640 में ये फोर्ट बनवाया था, फोर्ट सेंट जॉर्ज। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला कथन है इलाहाबाद की प्रथम संधि 1765 में हुई थी, ये सही है। फिर है 1765 में
बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत हुई, ये भी सही है। और किसने की थी 1565 में द्वैध शासन की शुरुआत? रॉबर्ट क्लाइव ने। फिर है तीसरा, द्वैध शासन को 1772 में रॉबर्ट क्लाइव ने समाप्त किया, तो ये वाला गलत है। इसने शुरुआत की थी द्वैध शासन की और इसने समाप्त किया था किसने समाप्त किया था? लॉर्ड हेस्टिंग ने, तो ये वाला गलत है। तो ये गलत चूज़ करना था, ऑप्शन सी। फिर है इलाहाबाद की द्वितीय संधि अवध के नवाब के साथ हुई थी, ये सही है। अगला है, कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? पहला है 1881 का कारखाना अधिनियम लॉर्ड रिपन, ये लॉर्ड रिपन से संबंधित है, सही है। 1891 कारखाना अधिनियम लॉर्ड ऑकलैंड से संबंधित था, तो ये लॉर्ड लैंसडाउन से संबंधित था 1891 वाला, इसलिए ये वाला गलत है। इसमें गलत ही चूज़ करना था। और इसमें क्या कहा गया था? ये कार्य करने का जो समय है 11 घंटे निश्चित हुआ और 9 साल से कम आयु के बच्चों को कारखानों में काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था 1891 में लॉर्ड लैंसडाउन के टाइम पे। फिर है 1911 का कारखाना अधिनियम लॉर्ड रीटिंग के टाइम पे आया था, सही है। फिर 1922 का कारखाना अधिनियम ये लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पे आया था 1911 वाला, 1922 वाला लॉर्ड रीडिंग के टाइम पे, तो ये दोनों सही है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पहला है स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्रनाथ था, ये सही है। फिर है महाराजा खितड़ी के सुझाव पर नरेंद्रनाथ ने नाम बदलकर स्वामी विवेकानंद रख लिया, ये भी सही है। स्वामी विवेकानंद सितंबर 1893 में न्यूयॉर्क शहर में आयोजित धर्म सम्मेलन में भाग लिए थे। तो ये धर्म सम्मेलन कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में नहीं हुआ था, शिकागो में हुआ था, इसलिए ये वाला गलत है, ऑप्शन सी असत्य पूछा गया है। फिर स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था, ये सही है। निम्नलिखित में से सुमेलित है, एक तरफ विद्रोह के नाम दिए हैं, दूसरी तरफ उसके नेता। तो कूका विद्रोह के नेता कौन थे? यहाँ पे गलत लिखा है, राम सिंह और भगत जवाहर लाल थे, इसलिए ये वाला गलत है। राम सिंह और भगत जवाहरलाल कूका विद्रोह के नेता थे। फिर है फ़कीर विद्रोह, इसके नेता थे मजनू शाह और चिराग अली, इसलिए ये भी गलत है। फिर है रामोसी विद्रोह, तो इसके मेनली थे चित्तर सिंह, लेकिन उमा जी भी शामिल थे, चित्तर सिंह और उमा जी, तो इसलिए यही वाला सही है। फिर है पागलपंथी विद्रोह, इसके नेता थे टीपू, ये वाला भी गलत है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है चर्बी लगे कारतूसों के प्रयोग को 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण माना जाता है, तो ये सही है। फिर दूसरा है डलहौजी की राज्य हड़प नीति का शिकार होने वाला सबसे पहला प्रांत झांसी था, तो ये गलत है। जो सबसे पहला प्रांत था वो था सतारा, तो इसलिए ये गलत है। यहाँ पे असत्य कथन चूज़ करना है, केवल दूसरा वाला असत्य है, पहला वाला सही है, ऑप्शन होगा बी। सतारा को उसने कब हड़पा था डलहौजी ने? तो 1848 में। और इसके बाद जैतपुर और संभलपुर को 1849 में। फिर उदयपुर को 1852 में, झांसी को 1853 में, झांसी को 53 में। फिर नागपुर को 1854 में। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हंटर शिक्षा आयोग के अनुसार सरकार को प्राथमिक शिक्षा के सुधार एवं विकास की ओर ध्यान देना चाहिए, सही है। इस आयोग के अनुसार प्राथमिक शिक्षा स्थानीय भाषा में हो, तो ये भी सही है। फिर है उत्तर माध्यमिक शिक्षा ग्रहण के बाद स्नातक की उपाधि के लिए शिक्षा 3 वर्ष की होनी चाहिए, तो ये वाला गलत है। तीसरा वाला, इसमें हंटर कमीशन के बारे में कौन सा सत्य नहीं है पूछा है, तो पहला और दूसरा सही है, ऑप्शन होगा ए। और ये जो 3 वर्ष की बात की गई थी जो उच्च शिक्षा की, ये किसने की थी? ये की थी सैडलर विश्वविद्यालय आयोग, जो कि 1917 में गठित हुआ था। अगला है निम्न में से किसे मुजफ्फरपुर बम कांड में फांसी की सज़ा दी गई थी? तो ये दी गई थी खुदीराम बोस को, ऑप्शन होगा ए। और इसमें कौन कौन शामिल था? तो इसमें खुदीराम बोस शामिल थे और प्रफुल्ल चाकी ने खुद को गोली मार ली थी, खुदीराम बोस को फांसी हो गई थी। ये किंग्सफोर्ड को मारने के लिए इन्हें बम फेंका था इन लोगों ने, इसलिए इन्हें फांसी दी गई। नेक्स्ट है निम्न में कौन सा कथन असत्य है? पहला है 1930 में एज ऑफ कंसेंट एक्ट को संशोधित कर शारदा एक्ट का नाम दिया गया, तो ये सही है। फिर है 1920 में प्रोफेसर धोंदो केशव कर्वे ने नासिक में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, तो ये गलत है, असत्य है ये। इन्होंने विश्वविद्यालय तो बनाया था महिलाओं के लिए, लेकिन ये नासिक में नहीं था, पुणे में था।
पुणे में बनाया था, 1916 में बनाया था। यहाँ 1920 लिखा है, इसलिए असत्य चूज़ करना था, ऑप्शन होगा बी। और इनके जो डी.के. कर्वे हैं, धोंदो केशव कर्वे, इनके द्वारा एक प्रथम महिला विद्यालय भी बना था जो 1906 में बना था। फिर तीसरा इसमें कथन है सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी, ये सही है। अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना 1926 में की गई, ये भी सही है। नेक्स्ट है 1919 का भारत सरकार अधिनियम के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है 1919 के अधिनियम का तात्कालिक कारण 1916 में विस्तृत होम रूल आंदोलन तथा मेसोपोटामिया कमीशन की रिपोर्ट थी, तो ये करेक्ट है। फिर है अगला है 1919 के अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का स्पष्ट रूप से प्रयोग किया गया, ये भी सही है। फिर है तीसरा 1919 के अधिनियम द्वारा प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई, तो ये वाला गलत है। 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन लागू हुआ था, ये प्रांतों को स्वायत्तता 1935 वाले में दी गई थी। केंद्र में द्वैध शासन लगा था 1935 वाले में। तो उपर्युक्त में से कौन सा कथन असत्य है? केवल तीसरा वाला असत्य है, ऑप्शन होगा सी। निम्न घटनाओं को क्रमशः व्यवस्थित कीजिए तथा सही क्रम का चुनाव कीजिए। तो इसमें से देखते हैं बंगाल विभाजन जो है ये 1905 में हुआ था। चौरी चौरा कांड, बंगाल विभाजन 1905 में डेट कब थी? 16 अक्टूबर 1905। फिर चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में की गई। लाला लाजपत राय की मृत्यु जो है 17 नवंबर 1928 में हुई, इसलिए यही सही रेंज है, ऑप्शन होगा डी। निम्नलिखित में से किस रिपोर्ट में वंदे मातरम को इस्लाम के विरुद्ध बताया गया था? तो ये रिपोर्ट थी पीरपुर रिपोर्ट। ये किसने दी थी रिपोर्ट? मुस्लिम लीग ने 1937 में। ये जो रिपोर्ट है वो इसकी रिपोर्ट जो सौंपी गई थी पीरपुर, वो 1938 में सौंपी गई थी। और ये किस लिए हुई थी? जो 1937 में चुनाव हुआ था उसमें मुस्लिम लीग को वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हुए, जिसके कारण एक समिति गठित हुई 1937 में राजा मोहम्मद मेहंदी की अध्यक्षता में, और इसने रिपोर्ट अपनी सौंपी 1938 में पीरपुर रिपोर्ट के नाम से। तो मुस्लिम लीग कांग्रेस के जो काम थे उसमें अड़ंगा डालना चाहती थी, इस वजह से ये समिति बनी थी और इसी में वंदे मातरम का विरोध किया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित का मिलान कीजिए। फ्रांस इटली सीमा पर है आल्प्स पर्वत। फिर है फ्रांस और स्पेन की सीमा पर पेरिनीज पर्वत। फ्रांस और जर्मनी की सीमा पर है वाजेस पर्वत। फिर फ्रांस और स्विट्जरलैंड पर जूरा पर्वत। तो यहाँ ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? 2413, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है जल संधि एवं उनके द्वारा जोड़े जाने वाली जलराशियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो डोवर संधि किसको जोड़ती है? इंग्लैंड को फ्रांस से अलग करती है और ये इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर के बीच में है, तो इसलिए पहला वाला ही असत्य होगा। डोवर संधि इंग्लैंड और फ्रांस को अलग करती है, किस किस सागर के बीच में है? तो ये इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ती है, तो ये वाला गलत होगा। फिर है बास्फोरस जल संधि, ये काला सागर और मरमरा सागर को अलग करती है। बास्फोरस जल संधि काला सागर और मरमरा के बीच में है। कर्ज जल संधि अजोव सागर और काला सागर के बीच में है। डारानिल्स जल संधि यह है मरमरा सागर और एजियन सी के बीच में, तो ऑप्शन होगा ए। निम्नलिखित खाड़ी एवं उनके द्वारा अलग किए जाने वाले स्थल खंडों के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो रीगा की खाड़ी किसके बीच में? एस्टोनिया और लाटविया के बीच में। रीगा की खाड़ी एस्टोनिया और लाटविया के बीच में। बोथनिया की खाड़ी ये स्वीडन और फिनलैंड के बीच में है। बोथनिया की खाड़ी स्वीडन और यहाँ पे फिनलैंड होना चाहिए था, इसलिए गलत है, गलत ही चूज़ करना था। बोथनिया की खाड़ी स्वीडन और फिनलैंड के बीच में। इंग्लिश चैनल ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में। बिस्के की खाड़ी ये फ्रांस और स्पेन के बीच में, तो सभी सही हैं। फिर से देख लीजिए, रीगा की खाड़ी है एस्टोनिया और लाटविया के बीच में। बोथनिया की खाड़ी है स्वीडन और फिनलैंड के बीच में। इंग्लिश चैनल है ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में। बिस्के की खाड़ी फ्रांस और स्पेन के बीच में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी काला सागर में नहीं गिरती है? तो ये जो रोन नदी है ये भूमध्य सागर में गिरती है, और इटली की पो नदी है ये भी भूमध्य सागर में मिलती है। रोन कहाँ की है? फ्रांस की नदी है, ये भूमध्य सागर में गिरती है, और इटली की पो नदी भी भूमध्य सागर में मिलती है। डेन्यूब काला सागर में मिलती है, इसमें पूछा है कौन सी नहीं मिलती है, और डेन्यूब काला सागर में मिलती है। नीपर भी काला सागर में गिरती है। फिर है वोल्गा नदी, ये कैस्पियन सागर में गिरती है। तो इसमें कौन कौन सी काला सागर में नहीं गिरती हैं? रोन हो गई, पो हो गई, वोल्गा हो गई। तो 1 2 4
1, 2, 5 ऑप्शन होगा डी। निम्नलिखित लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र एवं उनसे संबंधित देश के संदर्भ में कौन सुमेलित नहीं है? तो लॉरेन क्षेत्र कहाँ है? लॉरेन क्षेत्र है फ्रांस में। ये सभी लौह अयस्क के क्षेत्र हैं। लॉरेन है फ्रांस में। फिर किरुना क्षेत्र कहाँ है? किरुना है स्वीडन में, ये सही है। करीबो क्षेत्र कहाँ है? यूक्रेन में, ये भी सही है। बिलबाओ क्षेत्र कहाँ है? स्पेन में, तो ये वाला गलत है। बिलबाओ है स्पेन में। करीबो रॉग है यूक्रेन में। किरुना है स्वीडन में। फिर लॉरेन है फ्रांस में। नेक्स्ट है, देश और उनकी सबसे लंबी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो यूनाइटेड किंगडम की नदी तो थेम्स नदी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण भी यही है, लेकिन यूनाइटेड किंगडम की सबसे लंबी नदी है सेबर्न। तो पहला वाला ही असत्य है, इसमें सुमेलित नहीं पूछा है, तो पहला ऑप्शन सही होगा। आयरलैंड की सबसे लंबी नदी है सैनोन। फ्रांस की सबसे लंबी नदी है लॉयर नदी। फिर रूस की है वोल्गा। तो बाकी तीनों सही है, पहला वाला गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा देश फ्रांस के साथ सीमा नहीं बनाता है? तो इसमें से आयरलैंड फ्रांस की सीमा नहीं बनाता है। 8 देशों की सीमा लगती है फ्रांस से। कौन कौन से हैं? इटली हो गया, जर्मनी हो गया, बेल्जियम हो गया, और इसके अलावा लग्जमबर्ग, स्विट्ज़रलैंड, स्पेन, मोनाको और अंडोरा छोटा सा देश है। इनकी सीमा फ्रांस से लगती है। कौन कौन से? बेल्जियम, जर्मनी, इटली, लग्जमबर्ग, स्विट्ज़रलैंड, स्पेन, मोनाको और अंडोरा। तो आयरलैंड इसकी सीमा नहीं बनाता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र फ्रांस की कोयला उत्पादक क्षेत्रों में शामिल नहीं है? तो ये है वावेरिया इसमें शामिल नहीं है। लॉरेन फ्रांस में है। ली कुजरोत फ्रांस में है। सेंट इरीन फ्रांस में है। वावेरिया जो है, ये वावेरिया है जर्मनी में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे प्रदेश रूस के कोयला भंडारों में शामिल हैं? तो इसमें से यूराल प्रदेश, ये भी रूस का है कोयला प्रदेश। लीना भी है। पेचौरा बेसिन, ये भी रूस का है। सखालिन द्वीप भी रूस का है। आमूर घाटी भी रूस की है। तो इसमें सभी शामिल हैं, ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी। यूराल, लीना, पेचौरा, सखालिन, आमूर सभी रूस में हैं। स्कैंडिनेवियाई देशों में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? तो इसमें डेनमार्क है, फिनलैंड, ग्रीनलैंड, नॉर्वे, ग्रीनलैंड इसमें कौन सा है? तो स्कैंडिनेवियाई देशों में कौन कौन सा आता है? एक तो नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड और आइसलैंड। नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड। तो यहाँ पे डेनमार्क है, फिनलैंड है और नॉर्वे है। नीदरलैंड और ग्रीनलैंड इसमें नहीं आता है, तो ऑप्शन कौन सा होगा? 1, 2, 4 इसमें शामिल है, पहला। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो हुंडुरु जलप्रपात, ये सुवर्ण रेखा नदी पे है झारखंड में, तो ये वाला गलत हो गया, इसमें सुमेलित यही वाला नहीं है। हुंडुरु किस पे है? सुवर्ण रेखा नदी पे है झारखंड में। दूध सागर मांडवी नदी पे है। डुडुमा जलप्रपात मच्छकुंड पे है। कोकक ये घाट प्रभा पे है। तीनों सही है, पहला गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पहला है कालीवेली झील, ये कालीवेली झील तमिलनाडु में, तेलंगाना में नहीं है, इसलिए पहला वाला ही गलत है। कालीवेली तमिलनाडु में है। फिर मानसबल ये जम्मू कश्मीर में है। नक्की लेक ये राजस्थान में है। बड़खल झील हरियाणा में है। बाकी सभी सही है, पहला गलत है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर दैनिक तापांतर सर्वाधिक होगा? तो इसमें से जहाँ पे मरुस्थलीय क्षेत्र होता है वहाँ तापांतर ज़्यादा होता है, तो राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र, ऑप्शन सी। आम्र वर्षा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आम्र वर्षा कर्नाटक और केरल में होने वाली वर्षा से संबंधित है। ये मानसून के पूर्व की वर्षा है, जो मानसून से पहले होती है अप्रैल के महीने में। ये आम की फसल के लिए लाभदायक है, इसलिए इसे आम्र वर्षा कहते हैं, कर्नाटक और केरल में। उत्तर पूर्व मानसून से सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो ये होती है तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा। ये वापस लौटने वाला मानसून होता है सितंबर माह में, और इसे उत्तर पूर्वी मानसून कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, काली मिट्टी मुख्य रूप से महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में पाई जाती है। तो ये असत्य है, क्योंकि काली मिट्टी जो है ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में पाई जाती है, और इसी मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। दूसरा है, और इसमें कपास उगाया जाता है। काली मिट्टी में तीव्र जल धारण की क्षमता पाई जाती है,
ये सही है। फिर है काली मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है, ये भी सही है। फिर है काली मिट्टी में नाइट्रोजन की अधिकता पाई जाती है, तो ये गलत है। काली मिट्टी में नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है, फास्फोरस भी नहीं पाया जाता, जैविक पदार्थों की भी कमी होती है। इसमें लोहा होता है, चूना, कैल्शियम, पोटास, ये सब होता है। नाइट्रोजन की कमी होती है। तो यहाँ पे असत्य कथन चूज करना है। उपर्युक्त में से असत्य कथन कौन सा है? तो पहला और चौथा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? पहला है महोगनी, तो महोगनी जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पाया जाता है ये पेड़। बेर किस में मिलता है? ये उष्णकटिबंधीय कटीले वन और मरुस्थलीय वन में मिलता है, इसलिए दूसरा वाला गलत है। फिर है चेरी पूर्व हिमालय के पर्वतीय वनों में मिलता है। खेजड़ी उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय वनों में मिलता है, तो ये भी सही है। इसमें असत्य कौन सा है? बी। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी नहर निम्नलिखित में से किस नदी से जल प्राप्त करती है? तो ये ब्यास और सतलज का जो संगम है वहाँ से निकलती है। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी और वहाँ पे एक बैराज बांध बनाया गया है, हरिके बांध, उसी से निकलती है। तो ब्यास और सतलज से निकलती है। इसमें से यहाँ पूछा है कहाँ से जल प्राप्त नहीं करती है, तो होगा ये 2 और 3, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्यों में शामिल हैं। कौन कौन से राज्य इसमें शामिल हैं? गुजरात भी है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, इसमें सभी लाभान्वित होंगे, तो ऑप्शन होगा डी, उपर्युक्त सभी है। और ये कहाँ पे स्थित है सरदार सरोवर बांध? गुजरात में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कालागढ़ बांध, ये कालागढ़ बांध रामगंगा नदी पे बनाया गया है, इसलिए यहाँ पे यमुना लिखा है, ये गलत होगा। यहाँ पे असत्य चूज करना है, ऑप्शन ए होगा ए। पोंग बांध ब्यास नदी पे बना है। मेजा बांध ये कोठारी नदी पर बना है। अलमाटी बांध कृष्णा पे है। कालागढ़ किस पे है? रामगंगा पे, पोंग ब्यास पे, मेजा कोठारी पे, अलमट्टी कृष्णा पे। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी आरआरबी में सर्वाधिक हिस्सेदारी किसकी होती है? तो केंद्र सरकार की सर्वाधिक हिस्सेदारी होती है। और ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किसकी सिफारिश पे बने थे? नरसिम्हन समिति की 1975 में। और इसमें 50% हिस्सेदारी केंद्र सरकार की होती है, 15% राज्य सरकारों की, 35% जो बैंक इसको बनाता है, जो मतलब ग्रामीण बैंक को जो बना रहा है जो बैंक, उसकी प्रवर्तक बैंक उसे कहते हैं, उसकी हिस्सेदारी 35% होती है। तो यहाँ पे होगा केंद्र सरकार। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला है वैधानिक तरलता अनुपात यानी SLR के अंतर्गत बैंकों को अपने पास अपनी जमा का एक निश्चित हिस्सा नगद, स्वर्ण, विदेशी मुद्रा या स्वीकृत प्रतिभूतियों के रूप में अनिवार्य रखना होता है, उसी को कहते हैं SLR, तो पहला वाला सही है। फिर है नगद कोष अनुपात यानी CRR के अंतर्गत अनुसूचित बैंकों को उनके संपूर्ण जमा देयता अर्थात मांग जमा का तथा समय जमा का एक निश्चित हिस्सा रिजर्व बैंक के पास रखना होता है, तो जो रिजर्व बैंक के पास रखा जाता है उसे कहते हैं CRR, ये भी सही है। फिर है खुले बाजार परिचालन यानी ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की आम जनता तथा बैंकों से बिक्री तथा खरीद के माध्यम से मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित किया जाता है, ये भी सही है। फिर है स्विच ऑपरेशन व्यवस्था वैधानिक तरलता अनुपात यानी SLR से संबंधित है, तो ये गलत है, तीसरा वाला। स्विच ऑपरेशन जो है वो खुले बाजार से संबंधित है, खुले बाजार के परिचालन से संबंधित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी बैंकिंग समिति वित्तीय समावेशन से संबंधित है? तो इसमें से नचिकेत मोर समिति जो है ये वित्तीय समावेशन से संबंधित है। बिमल जालान किससे संबंधित है? नए बैंकिंग लाइसेंस के प्रस्ताव की जांच के लिए गठित की गई थी बिमल जालान समिति। उर्जित पटेल समिति ये मौद्रिक ढांचे के सुधार के लिए गठित की गई थी, उर्जित पटेल। फिर है PK मोहंती समिति, ये निजी क्षेत्र के बैंकों की कॉरपोरेट संरचना और वर्तमान स्वामित्व निर्देशों के पुनर्विचार के लिए गठित की गई थी PK मोहंती समिति। तो यहाँ ऑप्शन कौन सा होगा? वित्तीय समावेशन वाला, नचिकेत मोर समिति। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी वित्तीय समावेशन हेतु राष्ट्रीय रणनीति वर्ष 2019 से 24 के लक्ष्यों के संबंध में क्या सत्य है? पहला कथन है मार्च 2020 तक प्रत्येक गांव के 5 किलोमीटर के दायरे में बैंकिंग पहुंच स्थापित करना, ये सही है। मार्च 2022 तक पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री को क्रियान्वित करना, ये सही है। फिर है मार्च 2024 तक मोबाइल के माध्यम से प्रत्येक वयस्क व्यक्ति को वित्तीय सेवा प्रदाता तक पहुंच प्रदान करना, ये भी सही है, तीनों सही। ऑप्शन होगा डी, उपर्युक्त सभी।
त्वरित सुधारात्मक कार्यवाही यानी PCA फ्रेमवर्क के अंतर्गत फ्रेमवर्क के संबंध में क्या सत्य नहीं है? पहला कथन है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा NPA की समस्या से निपटने के लिए इसे अपनाया गया है, ये सही है। दूसरा, इसकी प्रावधान सभी वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों यानी NBFCs पर लागू होते हैं, तो ये गलत है। दूसरा वाला, ये केवल वाणिज्यिक बैंकों पर लागू होते हैं, सहकारी बैंकों और NBFCs पर लागू नहीं होंगे। तो होगा कौन सा इसमें सत्य नहीं है? दूसरा वाला सत्य नहीं है, ऑप्शन होगा बी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इस योजना का प्रारंभ वर्ष 2016 में किया गया था, ये सही है। 1 मई 2016 को इसकी स्थापना हुई थी। फिर है केंद्रीय बजट 2021-22 में 1.5 करोड़ अतिरिक्त लाभार्थियों को उज्ज्वला कनेक्शन प्रदान किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो इसमें जो लक्ष्य रखा गया है वो 1.5 करोड़ का नहीं है, 1 करोड़ का है, तो इसलिए दूसरा वाला गलत है। और ये जो दूसरा चरण प्रारंभ हुआ है उज्ज्वला योजना 2.0, ये चालू हुई है महोबा से चालू की गई है और इसमें 1 करोड़ लोगों को, महिलाओं को, 18 वर्ष से ऊपर की महिलाओं को ये जो कनेक्शन है दिया जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा कथन सत्य है? केवल पहला, ऑप्शन ए। भारत में हाइड्रोकार्बन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी, जिसे कहते हैं हेल्प, कब लॉन्च की गई? ये लॉन्च की गई है वर्ष 2016 में। नेक्स्ट है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI की स्थापना किस समिति या आयोग की अनुशंसा पर की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी MBS राघवन समिति की अनुशंसा पर। MBN राघवन समिति की अनुशंसा पर कब की गई थी? तो ये की गई थी 2003 में। नेक्स्ट है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के संबंध में क्या सत्य है? पहला, इस योजना का प्रारंभ राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन के अंतर्गत वर्ष 2015 में किया गया, ये सही है पहला वाला। दूसरा है, यह कार्ड कृषकों को प्रत्येक 2 वर्ष पर जारी किया जाता है, तो ये गलत है, ये प्रत्येक 3 वर्ष पर जारी किया जाता है, तो इसलिए दूसरा वाला गलत हो गया। ग्रामीण क्षेत्र के 40 वर्ष तक की आयु के किसानों को मृदा स्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापित करने की अनुमति प्रदान की गई है, तो तीसरा वाला सही है, इसमें दूसरा गलत है, ऑप्शन बी। डिजिटल इंडिया मिशन किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो ये प्रारंभ किया गया था सन 2015 में, 1 जुलाई 2015 को प्रारंभ किया गया था। GST प्रणाली के अंतर्गत कितने टर्नओवर तक के व्यक्ति कंपोजिशन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं? तो ये जो 1.5 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाले व्यक्ति कंपोजिशन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं, ऑप्शन होगा सी। हाल ही में बैंकिंग सुधारों के अंतर्गत यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का विलय किस बैंक के साथ किया गया? तो ये किया गया है पंजाब नेशनल बैंक के साथ। पंजाब नेशनल बैंक और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक एक साथ आ गए हैं। और 1 अप्रैल 2020 को 10 सार्वजनिक बैंक और 4 बड़े बैंकों का विलय किया गया था, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र के विकास हेतु कृषि निर्यात नीति कब घोषित की गई? तो ये घोषित की गई थी 2018 में। कृषि निर्यात नीति वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा 2018 में घोषित की गई थी। अर्थव्यवस्था के सनराइज क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? तो इसका अर्थ है अर्थव्यवस्था का तीव्र गति से विकास कर रहा क्षेत्र, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किस मंत्रालय को बनाने की घोषणा की गई है? तो ये मंत्रालय है सहकारिता मंत्रालय, ऑप्शन ए। और इसमें जो एक नारा है सहकार से समृद्धि, इस विजन को साकार करने के लिए सहकारिता मंत्रालय बनाया जा रहा है। इससे पहले एक मंत्रालय बना था जल शक्ति मंत्रालय, मोदी गवर्नमेंट में ही, और टोटल अब कितने मंत्रालय हो गए हैं? 41 मंत्रालय। नेक्स्ट है, हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का निधन हो गया, वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? ये थे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे वीरभद्र सिंह। टोटल 6 बार ये मुख्यमंत्री बने थे हिमाचल प्रदेश के। हाल ही में चर्चा में रहे उदयन माने ने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया, वे किस खेल से संबंधित थे? तो ये गोल्फर थे, गोल्फ खेलते थे, ऑप्शन बी। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश मौजूद है? तो ये है जापान। और दूसरे पे कौन है? सिंगापुर। पहले पे जापान, दूसरे पे सिंगापुर, तीसरे पे जर्मनी। भारत का स्थान कौन सा है? भारत का स्थान है 90। पिछली बार कितना था? 84, अभी और नीचे चला गया है, 90 हो गया है।
और जो लास्ट पे कौन है, 116 नंबर पे है अफगानिस्तान। नेक्स्ट है, विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर किस राज्य सरकार द्वारा नई जनसंख्या नीति 2021 से 30 लाने की घोषणा की गई है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है, उत्तर प्रदेश के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसमें प्रजनन दर को 2.1 तक लाना है 2026 तक, और 2030 तक 1.9 पर लाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है, विंबलडन 2021 में महिला सिंगल्स का खिताब किसने हासिल किया? तो ये मिला है एशले बार्टी को। ऑस्ट्रेलिया की है एशले बार्टी, इन्हें मिला है विंबलडन। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार द्वारा एक स्वतंत्र विभाग स्वदेशी आस्था और संस्कृति विभाग बनाने की घोषणा की गई है? तो ये असम के द्वारा की गई है, स्वदेशी आस्था और संस्कृति विभाग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन किया जाएगा? तो ये हरियाणा के द्वारा किया जाएगा, हरियाणा के द्वारा। पहली बार खेलो इंडिया की शुरुआत हुई थी 2018 में। नेक्स्ट है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला क्रिप्टोग्रामिक उद्यान का उद्घाटन किया गया है? तो ये उत्तराखंड में बनाया गया है, देहरादून जिले में। नेक्स्ट है, स्टर्नम क्या है? तो स्टर्नम है पसलियों को जोड़ने वाली अस्थि, पसलियों को जोड़ने वाली अस्थि को कहते हैं स्टर्नम। नेक्स्ट है, पित्त शरीर में कहाँ बनता है? तो पित्त बनता है यकृत यानी लीवर में। नेक्स्ट है, अधातुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? पहला कथन है, आयोडीन अधातुओं के सामान्य भौतिक गुणों के विपरीत चमकीली होती है। ये सही है पहला वाला। फिर है, हीरा कार्बन का अपर रूप है जो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। ये भी सही है। ग्रेफाइट एकमात्र ऐसी अधातु है जो विद्युत की कुचालक है। तो ये विद्युत की कुचालक नहीं होती ग्रेफाइट, विद्युत की सुचालक होती है। ये भी कार्बन का एक अपर रूप है। तो यहाँ तीसरा वाला गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। तो पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। तो यहाँ पे हमें चूज़ करना था कौन सा सही नहीं है। तो इसमें से केवल तीसरा वाला सही नहीं है, पहला दूसरा सही है, ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, उत्तल यानी कॉन्वेक्स दर्पण का उपयोग प्रकाश की एक शक्तिशाली समानांतर किरण प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो ये गलत है। इसके लिए अवतल दर्पण का यूज़ करते हैं जो टॉर्च, सैटेलाइट और वाहनों के हेडलाइट्स में होता है। तो इसमें समानांतर इसका उपयोग प्रकाश की एक शक्तिशाली समानांतर किरण प्राप्त करने के लिए अवतल लेंस का यूज़ होता है, अवतल दर्पण का। फिर है, अवतल दर्पण का उपयोग सौर भट्टी में सौर प्रकाश को केंद्रित करने के लिए किया जाता है। तो ये दूसरा वाला सही है। यहाँ पे पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है, पहला वाला सही नहीं है, ऑप्शन होगा ए। एक्वारेजिया के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह सांद्र नाइट्रिक अम्ल तथा सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl और NO3 का 3.1 के अनुपात का ताज़ा मिश्रण होता है। तो यहाँ पे उल्टा लिखा है, जो ये अनुपात होता है वो HCl और HNO3 का अनुपात होता है 3:1। तो यहाँ पे उल्टा लिखा है, HNO3 पहले है, तो पहला वाला गलत होगा। फिर है, यह सोने और प्लेटिनम को गलाने में सक्षम होता है, सही है। यह एक प्रबल संक्षारक है, ये भी सही है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा, ऑप्शन होगा ए। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उन्होंने गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम की खोज की। फिर है, उन्होंने गणित की एक नई शाखा कैलकुलस की खोज की। फिर है, उन्होंने गति के नियमों का प्रतिपादन किया। उपयुक्त सभी विशेषताएं निम्नलिखित में से किसकी हैं? तो ये सब काम किसने किया था? न्यूटन ने, ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट है, समतल दर्पण के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला है, इसकी फोकस दूरी 0 होती है। तो ये गलत है, इसकी फोकस दूरी अनंत होती है। तो पहला वाला गलत है। फिर है, दर्पण के सामने रखी किसी वस्तु के प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से जरा सा कम होता है। तो ये भी गलत है, ये आकार वस्तु के बराबर होता है। फिर है, प्रतिबिंब आभासी, सीधा और उल्टा होता है। ये सही है, प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा उल्टा होता है। तो यहाँ पे लिखा होना चाहिए प्रतिबिंब आभासी, सीधा, हमेशा आभासी और सीधा होता है। तो तीसरा वाला सही होगा। इसकी फोकस दूरी 200 सेंटीमीटर होती है। तो ये भी गलत है। तीसरा वाला भी यहाँ पे होना चाहिए था, आभासी और हमेशा सीधा होता है। नेक्स्ट है, न्यूटन के गति के तीनों नियमों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला नियम है गति का प्रथम नियम, वस्तु अपनी विरामावस्था अथवा सरल रेखा पर एक समान गति की अवस्था में तब तक बनी रहती है जब तक उस पर कोई असंतुलित बल कार्य ना करे।
तो पहला वाला नियम सही है। फिर है दूसरा है गति का द्वितीय नियम, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर वस्तु पर आरोपित संतुलित बल के समानुपाती एवं बल की दिशा में होती है, सही है। फिर है गति का तृतीय नियम, प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ये दो विभिन्न वस्तुओं पर कार्य करती है, तो तीसरा वाला सही है। तीनों सही ऑप्शन होगा डी 1 2 3। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से बल का एसआई मात्रक कौन सा होता है, तो बल का एसआई मात्रक है किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बल का एसआई मात्रक होता है और इसे न्यूटन के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, वस्तु का संयोग उसके द्रव्यमान एवं वेग का गुणनफल होता है तथा इसकी दिशा वही होती है जो वस्तु के वेग की होती है, ये सही है पहला वाला। फिर है दो वस्तुओं का कुल संवेग टकराने की प्रक्रिया में अपरिवर्तनीय या संरक्षित रहता है, तो ये भी सही है, दोनों सही है, ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट है लाइसोसोम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यह कोशिका का अपशिष्ट निपटान तंत्र है, ये सही है। इसमें बहुत शक्तिशाली पाचन एंजाइम होते हैं, ये भी सही है। इसे कोशिका की आत्मघात शैली कहते हैं, तो लाइसोसोम को आत्मघाती शैली कहा जाता है, तीसरा भी सही है, तीनों सही है, ऑप्शन होगा 1 2 3 ऑप्शन डी। लाइसोसोम के बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है, तो इसके लिए गाल्जी उपकरण उत्तरदायी होते हैं, ऑप्शन होगा बी। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित है, तो इसमें से राइबोसोम जो है वो प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणुविक क्रिया द्वारा अपघटित नहीं होता है, तो इसमें से प्लास्टिक पदार्थ जो है ये अपघटित नहीं होते हैं। नेक्स्ट है पहला है यह रक्त निस्यंदक यानी ब्लड फिल्टर की तरह कार्य करता है, प्लीहा, ये सही है। प्रतिरक्षा तंत्र में प्लीहा की कोई भूमिका नहीं होती, तो ये गलत है, प्लीहा की भूमिका होती है, तो पहला वाला केवल सही है, ऑप्शन होगा ए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, लॉरेंसन पीएच मापक्रम के खोज करता थे, ये सही है। रदरफोर्ड ने नाइट्रोजन की खोज की थी, ये भी सही है। क्यूरी दंपति ने भारी जल की खोज की थी, ये गलत है। क्यूरी दंपति ने रेडियम की खोज की थी। भारी जल की खोज यूरे ने की थी। सीले ने क्लोरीन की खोज की थी, ये सही है। जो खटखट हो रहा है इसको आप थोड़ा इग्नोर करिएगा। नेक्स्ट है भारत में औषधीय पौधों के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है, अशोक वृक्ष कई औषधीय गुणों से युक्त होता है, इसकी जड़ का प्रयोग करने से विकार, डायबिटीज़ तथा मासिक धर्म की समस्याओं से राहत मिलती है, तो यहाँ पे ये जड़ की जगह पे जो अशोक वृक्ष के बार का फूल का भाग होता है, फूल का भाग, वो यूज़फुल होता है। ब्राह्मी के संपूर्ण पौधे का उपयोग किया जाता है, तो ब्राह्मी बहुत यूज़फुल दवा के बनाने के काम आता है। फिर एलोवेरा की पत्तियों का प्रयोग त्वचा तथा पाचन तंत्र को ठीक करने में किया जाता है, ये सही है। यहाँ पे पहला वाला ही गलत होगा। आंवला का उपयोग मधुमेह, अति अम्लता के उपचार तथा खांसी होने पर लाभदायक है, ये भी सही है। नेक्स्ट है मानव श्रवण शक्ति का परास कितना होता है, ये होता है 20 से 20,000 हर्ट्ज, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ प्रजाति दिया है, दूसरी तरफ स्थानिक क्षेत्र। तो लॉयन टेल्ड मकाक ये कहाँ पाए जाते हैं, पश्चिमी घाट में। ग्रेट इंडियन बस्टर ये भारतीय मरुस्थल में पाए जाते हैं। हिम तेंदुआ कहाँ पाया जाता है, हिमालयी क्षेत्र में। क्लाउडेड लेपर्ड उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। तो यहाँ ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन होगा 2 4 3 1 ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के संदर्भ में संबंधित नहीं है, तो सौर ऊर्जा पर आधारित एक से अधिक देशों का एक सहयोग संगठन है, ये सही है। फिर इसका शुभारंभ वर्ष 2016 में पेरिस में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्यक्रम COP21 के दौरान किया गया था, ये गलत है। इसका जो आयोजन है COP21 के दौरान 2015 में किया गया था। COP21 2015 में हुआ था, इसलिए गलत है ये। इस संगठन का उद्देश्य कर्क, यहाँ पे कर्क होना चाहिए, तो वह मकर रेखा के बीच स्थित राष्ट्रों को सौर ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने हेतु एक मंच पर लाना है, ये सही है। इसका मुख्यालय भारत में है, ये भी सही है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। pH मूल्य एक संख्या होती है जो पदार्थों की अम्लीयता व क्षारीयता को प्रदर्शित करती है, तो ये सही है। फिर है pH का मान 0 से 14 के बीच में होता है, तो ये सही है। फिर है उदासीन विलयनों का pH का मान 7 होता है, ये भी सही है। 7 से कम वाले अम्ल होते हैं, 7 से ज़्यादा वाले क्षार होते हैं, यहाँ पे सभी सही है, ऑप्शन होगा डी। यदि दिए गए वेग पर किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति बढ़ाई जाए तो इसके तरंग दैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा,
तो इसकी तरंग दैर्ध्य में कमी आएगी। यदि दिए गए वेग पर किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति बढ़ाई जाएगी तो तरंग दैर्ध्य में कमी आएगी। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए। एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान है, दूसरी तरफ संबंधित राज्य। कुद्रेमुख कहाँ है? कर्नाटक में। केवलादेव राजस्थान में। काजीरंगा असम में। भितरकनिका उड़ीसा में। तो यहाँ ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन होगा 2413 ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को की जैवमंडल बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में सम्मिलित है? तो इसमें से कौन सा सम्मिलित है? नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन ए। और ये नोकरेक कहाँ है? मेघालय में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक राज्य में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या सबसे अधिक है? तो ये राज्य है मध्य प्रदेश, ऑप्शन ए। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा या से युग्म सुमेलित नहीं है? नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो कोरिंगा कहाँ है? कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य, और यह है आंध्र प्रदेश में, इसलिए पहला वाला गलत होगा। फिर है ओखला पक्षी अभयारण्य, उत्तर प्रदेश में, सही है। अचानक मार वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? ये छत्तीसगढ़ में, सही है। फकीम वन्यजीव अभयारण्य नागालैंड में है, ये गलत है। फकीम नागालैंड में होना चाहिए, ये भी गलत है। तो यहाँ ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? यहाँ पे पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो पहला और चौथा सुमेलित नहीं है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा आहार नाल सबसे लंबा है? तो यह है छोटी आंत। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? तो इसमें पशुधन और वन्यजीव के बड़े झुंडों का प्रवासन, ये मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है। इसमें कारण क्या क्या है? शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में नहर सिंचाई प्रणाली। फिर है जलवायु परिवर्तन, औसत भूमि की अत्यधिक खेती, औसत भूमि की अत्यधिक खेती, ये सही है। नेक्स्ट है, ये देखिए पहला वाला जो है शुष्क तथा अर्धशुष्क क्षेत्रों में नहर सिंचाई प्रणाली जिसके परिणाम स्वरूप लवण का निर्माण होता है, ये भी मरुस्थलीकरण का कारण है। निम्नलिखित में से कौन से वनाग्नि से जुड़े पर्यावरणीय प्रभाव हैं? तो पहला है कार्बन सिंक संसाधनों की कमी, ये सही है, ये इसका प्रभाव है वन की आग का। फिर है वन भूमि की मृदा में पोषक तत्वों की उपलब्धता में भारी कमी, तो ये गलत है। फिर है आक्रामक खरपतवारों को समाप्त कर देशज पौधों को उगाने में मदद मिलती है, तो ये वाला सही है, ऑप्शन होगा 1 और 3। नेक्स्ट है, और ये दूसरा वाला गलत क्यों है? क्योंकि जो वन में आग लगती है उससे जो मृदा के पोषक तत्व होते हैं, वनों की आग के जो अवशेष बचते हैं उससे पोषक तत्व बढ़ जाते हैं, इसलिए ये दूसरा वाला गलत है यहाँ पर। नेक्स्ट है, जैव उर्वरकों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला है इनका मुख्य कार्य वायुमंडल से नाइट्रोजन ग्रहण कर पौधों के लिए पोषक पदार्थों का निर्माण करना है, तो ये सही है ये। फिर है राइजोबियम और एजोला प्रमुख जैव उत्प्रेरक हैं, ये भी सही है। जैव उर्वरकों की लागत खर्च रासायनिक उर्वरकों की अपेक्षा अधिक है, ये असत्य है। फिर है ये सबसे सस्ते होते हैं। फिर है ये नवीकरणीय संसाधन की श्रेणी में आते हैं, ये सही है। इसमें सत्य नहीं पूछा है तो ऑप्शन होगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दो या अधिक विविधिक पारिस्थितिकी तंत्रों की सीमा को निर्दिष्ट करता है? तो इसे कहते हैं इकोटोन, ऑप्शन ए। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न है? तो ये कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती, पादप कोशिका में पाई जाती है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है सभी कवक पर्णहरित रहित होते हैं, तो ये सही है। फिर है कवक की कोशिका काइटिन की बनी होती है, ये भी सही है, ऑप्शन होगा कौन सा सही है? एक और दो दोनों, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए। वर्णांतता में क्या होता है? लाल हरे रंग को पहचानने में दिक्कत होती है। टर्नर सिंड्रोम, इसमें ये टर्नर सिंड्रोम अल्प विकसित शरीर होता है इसमें। फिर है हीमोफीलिया, ये रक्त का थक्का ना जमना की इसमें होता है। फिर डाउन सिंड्रोम मंदबुद्धि, तो यहाँ पे कौन सा सही है? यहाँ ऑप्शन होगा 3, 4, 1, 2, ऑप्शन ए। कौन सा विटामिन शरीर को विषैले तत्वों से बचाता है? यहाँ पे इसका नाम विटामिन पी लिखा है, जो कि विटामिन सी के साथ श्वसन तंत्र में भाग लेता है, तो यहाँ ऑप्शन ए दिया हुआ है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा देश में द्विसदनीय व्यवस्था अर्थात लोकसभा एवं राज्यसभा की स्थापना की गई थी?
तो ये था भारत शासन अधिनियम 1935, ऑप्शन डी। पंडित नेहरू द्वारा संविधान सभा में पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कब किया गया था? तो इन्होंने प्रस्ताव जो पेश किया था वो 13 सितंबर 1946 को पेश किया था, 13 सितंबर 1946। और ये प्रस्ताव एक्सेप्ट कब हुआ था सर्वसम्मति से? 22 जनवरी 1947, 22 जनवरी 1947, यहाँ ऑप्शन होगा ए। निम्नलिखित में से किसने मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन किया था? तो इनका नाम था वसंत कृष्ण वैद्य, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सूची 4 में क्या है? अनुसूची 4 में तो ये राज्य और यूटी में राज्यसभा की सीटें। अनुसूची 10 में दल बदल कानून। फिर है अनुसूची 5 में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र। अनुसूची 9 में क्या दिया हुआ है? 9 में भूमि सुधार जमींदारी प्रथा का उल्लेख है, तो इसलिए ये वाला गलत है, ऑप्शन होगा डी। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 14, इसमें विधि के समक्ष समानता की बात की गई है। 17 में अस्पृश्यता का अंत, और जो 44 है इसमें समान नागरिक संहिता की बात की गई है। अनुच्छेद 51 में क्या है? तो 51 ये मौलिक कर्तव्य से संबंधित नहीं है, मौलिक कर्तव्य 51 के का में है। और 51 में क्या है? जो सामाजिक जो देश की शांति की, अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात की गई है 51 में। नेक्स्ट है, राज्य सूची के विषय में संविधान के संबंध में राष्ट्रीय हित में कानून बनाने की संसद की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान की गई है? तो राष्ट्रीय हित के में कब कानून बना सकती है संसद? 249 के अंतर्गत, 249 के अंतर्गत। नेक्स्ट है, हैदराबाद रियासत को भारत संघ में मिलाने के लिए जो सैन्य ऑपरेशन की गई थी उस ऑपरेशन का नाम क्या था? उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन पोलो। और ये कब किया गया था ऐसा? सितंबर 1948 में, सितंबर 1948 में। मद्रास बनाम दोराइजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के फलस्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार संशोधित किया गया था? तो ये मद्रास बनाम दोराइजन जो कि 1951 में हुआ था, इसमें क्या संशोधित हुआ था? भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। और इसमें अनुच्छेद 15 में संशोधन किया गया था और एक अनुच्छेद जोड़ा गया था 15 का 4, 15 का जो पार्ट 4 है वो इसमें ऐड किया गया था, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, ये तत्व देश के सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं, तो ये सही है। फिर है, इन तत्वों के अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, तो ये भी सही है, ऑप्शन होगा सी। निम्नलिखित कथनों में कौन सा भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्यों के विषय में सही है? पहला, इन कर्तव्यों को प्रवर्तित करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया दी गई है, ये सही है। फिर है, ये विधि कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित है, ये भी सही है, दोनों सही, ऑप्शन होगा सी। 2 वक्तव्य दिए गए हैं। पहला है, संघीय कार्यपालिका का मुखिया राष्ट्र का राष्ट्रपति होता है, ये सही है। राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं है, तो ऐसा गलत है। शक्ति की सीमा तो सबकी होती है, तो यहाँ ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? सी। नेक्स्ट है, लोकसभा के लिए निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है, निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है, ये सही है। फिर है, निर्वाचनों का संचालन निर्वाचन आयोग करता है, ये भी सही है। निर्वाचनों के लिए मतदाताओं की सूची को राष्ट्रपति के निर्देशन और नियंत्रण में तैयार किया जाता है, तो ये गलत है। ये केंद्रीय निर्वाचन आयोग के निर्देशन पे तैयार होता है। ये किस आर्टिकल में दिया है? 324 के ए में। और ये तो तीसरा, ये सी वाला गलत है। फिर निर्वाचन आयोग के अनुरोध पर राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग को उसके कार्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक कर्मचारी वृंद उपलब्ध कराते हैं, ये सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, राज्यसभा में धन विधेयक को अस्वीकार करने या संशोधित करने की कोई शक्ति निहित नहीं होती है, तो ये सही है। फिर है, राज्यसभा अनुदानों की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती, ये भी सही है, दोनों सही, ऑप्शन होगा सी। और धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, ऐसा किस अनुच्छेद में है? 109 में। निम्नलिखित में से कौन सा संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है? तो चर्चा और प्रक्रिया की स्वतंत्रता ये अधिकार है। फिर संसद के आंतरिक विषयों का संचालन करने का अधिकार, ये भी है। साक्षी के रूप में उपस्थिति से स्वतंत्रता, तो ये गलत है, ये सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है। फिर अपरिचितों को सदन से बाहर रखने का विशेषाधिकार, ये भी इसमें शामिल है। नेक्स्ट है,
इनमें से किस समिति ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की थी? तो ये कौन सी समिति थी? अशोक मेहता समिति, ऑप्शन बी। कब गठित की गई थी? 1977 में, और इसने रिपोर्ट सौंपी थी 1978 में। इसने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। नागरिकता, सिंचाई, जनसंख्या नियंत्रण उपरोक्त में से कौन सी राज्य सूची का विषय नहीं है? तो नागरिकता जो है ये संघ सूची का विषय है, सिंचाई राज्य सूची का, जनसंख्या नियंत्रण समवर्ती सूची का। तो इसमें से कौन सा राज्य सूची का नहीं है? केवल दूसरा वाला राज्य सूची का है, तो पहला और तीसरा नहीं है, ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है केंद्रीय चुनाव आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 में है, तो ये गलत है, 324 में है, पहला गलत हो गया। दूसरा, राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 330 में है, ये भी गलत है। राज्य निर्वाचन आयोग दिया है 343 के के में, 243 के पार्ट में, तो दोनों गलत है, ऑप्शन होगा डी, ना तो एक ना दो। और 326 में क्या है? 326 में मताधिकार की बात की गई है लोकसभा और राज्यसभा में, वयस्क मताधिकार। फिर है 330 में क्या है? 330 में लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान। नेक्स्ट है, धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार मिले, यह किस संविधान के अनुच्छेद में है? तो यह है अनुच्छेद 30 में। धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार अनुच्छेद 30 में है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है, तो एक सत्य है, 324 में दिया हुआ है। फिर है नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है, ये भी सही है, तो यहाँ पे होगा कौन सा कथन असत्य है? ना एक ना दो, ऑप्शन होगा सी। सुमेलित नहीं है कौन सा? काशी की बहन किसे कहा जाता है? तो काशी की बहन कहा जाता है गाजीपुर को, ये वाला गलत है। चंदौली लिखा है, ये गलत है। फिर है इत्र नगरी कन्नौज को, पूर्व का सिराज जौनपुर को, सुहाग नगरी फिरोजाबाद को, बाकी सब सही है। सूची 1 को 2 से मिलान करें तथा सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। हिंडन एयरपोर्ट कहाँ है? तो हिंडन है मेरठ में, खेरिया आगरा में है, चकेरी कानपुर में है, फिर है लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा, ये वाराणसी में है। तो यहाँ ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन होगा 3, 4, 2, 1, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, सही सुमेलित नहीं है हिंदुस्तान केबल लिमिटेड, ये कहाँ पे है? तो हिंदुस्तान केबल लिमिटेड नैनी में है, प्रयागराज में। फिर है प्रथम चीनी मिल कहाँ लगाई गई थी? इसमें सुमेलित नहीं है पूछा है, तो चीनी मिल कहाँ लगाई गई थी? ये प्रतापपुर में लगाई गई थी। तेल शोधक कारखाना कहाँ है? मथुरा में है, ये गलत है। नरोरा में क्या है? परमाणु ऊर्जा केंद्र, तो ये तीसरा वाला गलत है। फिर है भारतीय चमड़ा रंगाई और जूता संस्थान, ये कानपुर में है। जनगणना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? पहला, जनगणना को संविधान की 7वीं अनुसूची में रखा गया है, तो ये सत्य है। फिर है अनुच्छेद 247 7वीं अनुसूची में क्यों रखा गया? क्योंकि उसी में समवर्ती सूची, राज्य सूची सब कुछ है, तो इसीलिए 7वीं अनुसूची में रखा गया है। फिर है अनुच्छेद 246 के अनुसार भारत में जनगणना की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, तो ये सही है। फिर है भारत में दशकीय जनगणना का श्रेय लॉर्ड मेयो को दिया जाता है, तो ये गलत है। इनके टाइम पे पहली बार जनगणना शुरू हुई थी और लॉर्ड रिपन के टाइम पे दशकीय होने लगी 1881 से। फिर है ये 2011 में होने वाली जनगणना देश की 15वीं जनगणना थी, ये भी सही है, इस बार 16वीं होगी। नेक्स्ट है, सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। पक्षी विहार दिए हैं, नवाबगंज कहाँ है? उन्नाव में। समान पक्षी विहार समान है मैनपुरी में। फिर है समसपुर रायबरेली में, सुरहाताल बलिया में। तो यहाँ ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? 1342, ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को, यहाँ 19 जनवरी लिखा है, तो ये कौन सा युग्म सुमेलित है पूछा है, तो पहला वाला गलत हो गया। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को, तो ये भी गलत है। फिर है मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है, ये भी गलत है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को, ये सही ऑप्शन होगा डी। सूची 1 को 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ सूची 1 2 दिया है, खिलाड़ियों के नाम और किससे संबंधित है? राही सरनोबत, ये निशानेबाज हैं। अदिति अशोक गोल्फ खिलाड़ी हैं। दीपिका कुमारी तीरंदाज हैं, प्रणति नायक ये जिम्नास्ट हैं। तो यहाँ ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन होगा 2413, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है,
सूची 1 को 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। नॉर्दर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? प्रयागराज में। फिर है इंडियन ग्रेन स्टोरेज इंस्टीट्यूट, ये हापुड़ में है। इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज़, ये है लखनऊ में। फिर है स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी, ये है सहारनपुर में। यहाँ ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? 4312 ऑप्शन सी। सूची 1 को 2 से सुमेलित कीजिए। राग दरबारी किससे संबंधित है? श्री लाल शुक्ला। फिर है चिदम्बरा है सुमित्रा नंदन पंत की। यामा किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की। सेवा सदन मुंशी प्रेमचंद। तो यहाँ ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? 3421 ऑप्शन बी। राग दरबारी, श्रीलाल शुक्ल, चिदम्बरा, सुमित्रा नंदन पंत, यामा, महादेवी वर्मा, सेवा सदन, मुंशी प्रेमचंद। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है 24 जनवरी 2021 को राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री ने पंख अभियान की शुरुआत की। तो ये जो पंख अभियान है इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश में की गई है शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। तो पहला वाला गलत हो गया। फिर पंख अभियान बेटियों की सुरक्षा, अधिकारों की जागरूकता, पोषण ज्ञान और स्वास्थ्य पर केंद्रित है। तो ये सही है दूसरा वाला। पहला वाला गलत है। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? केवल 2 ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हाल ही में माउंट सुमेरु नामक ज्वालामुखी विस्फोटित हुआ, इसका संबंध निम्न में से किससे है? तो माउंट सुमेरु है इंडोनेशिया में, जावा द्वीप पर स्थित है। ज्वालामुखी जनवरी 2021 में विश्व की सबसे मूल्यवान दोपहिया कंपनी कौन सी थी? तो इस कंपनी का नाम है बजाज ऑटो। ऑप्शन सी। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है भारत सरकार द्वारा बजट 2012-13 से इस कर को लागू किया गया था। तो ये सत्य है। फिर है वोडाफोन एवं केयर एनजी प्रकरण रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स के कारण चर्चित रहा। तो ये भी सही है। यहाँ पे कौन सा सत्य है? दोनों सत्य हैं। ऑप्शन होगा डी। 1 और 2 दोनों। सुमेलित नहीं है। तो इस बार ये थीम पूछा गया है, कौन सा किसका थीम था? तो विश्व कैंसर दिवस का थीम था आई एम एंड आई विल। तो पहला वाला सही है। विश्व आर्द्रता दिवस का थीम था वेटलैंड्स एंड वाटर, ये भी सही है। विश्व स्वास्थ्य दिवस का थीम क्या था? तो स्वास्थ्य दिवस का थीम था बिल्डिंग ए फेयरर हेल्दियर वर्ल्ड। तो ये वाला गलत है। और कब स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। विश्व क्षय दिवस का थीम था द क्लॉक इज टिकिंग। तो ये सही है। निम्न को सुमेलित करें। निराला आर्ट गैलरी कहाँ है? तो ये प्रयागराज में है। जनजातीय एवं लोक कला संस्थान कहाँ है? तो ये है लखनऊ में। फिर है राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कन्नौज में है। लाल बहादुर शास्त्री स्मृति संग्रहालय ये वाराणसी में है। यहाँ ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? 2, 3, 4, 1 ऑप्शन सी। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में दुग्ध परिषद की स्थापना कब की गई? तो ये स्थापना हुई थी 1976 में। 1976 में। और किस किस ज़िले में शुरू हुई थी? तो ये वाराणसी, मेरठ और बलिया में। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार देश की जनसंख्या में सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा था? तो ये राज्य था मेघालय। 10 की वृद्धि में नंबर 1 पे था मेघालय। उत्तर प्रदेश की 10 की वृद्धि दर कितनी थी? 20.22। नेक्स्ट है अप्रैल 2021 में आयोजित रायसीना डायलॉग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला है या इस आयोजन का 6ठा संस्करण था, ये सही है। फिर है इसका आयोजन विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिवर्स फाउंडेशन का द्वारा संयुक्त रूप से किया गया, ये भी सही है। इसका मुख्य विषय इसमें लिखा है एशिया के साथ बेहतर संबंध स्थापित करना। तो इसका थीम था वायरल वर्ल्ड आउटलायर्स एंड आउट ऑफ कंट्रोल। तो ये वाला गलत हो गया। फिर है डेनमार्क के प्रधानमंत्री इसमें मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे, ये सही है। नेक्स्ट है निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है? विश्व थैलीसीमिया दिवस ये 8 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस ये 11 मई को मनाया जाता है। यहाँ 14 मई लिखा है इसलिए ये वाला गलत होगा। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 16 मई। निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना की शुरुआत की गई है? तो यह है मध्य प्रदेश। ऑप्शन डी।
निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2021 का कलिंग रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो कलिंग रत्न मिला है विश्वभूषण हरिचंदन को, विश्वभूषण हरिचंदन को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय मूल की महिला को अमेरिका में सहयोगी अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है वनीता गुप्ता। प्रोजेक्ट सी बर्ड किससे संबंधित है? ये संबंधित है भारतीय नौसेना अड्डे के विकास से, प्रोजेक्ट सी बर्ड। हाल ही में शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? तो गोरखपुर में। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में संचालित होने वाला 8वां हवाई अड्डा बन गया है? तो ये बरेली का बन गया है ऑपरेशन उड़ान के तहत। नेक्स्ट है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी द्वारा विश्व का पहला रीप्रोग्रामेबल वाणिज्यिक उपग्रह यूटेलसैट क्वांटम लॉन्च किया गया? तो ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया है, ऑप्शन होगा सी। हाल ही में लास्ट है ये, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकॉन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो रूस ने परीक्षण किया जिरकॉन का, और इसकी गति क्या है? 9 मैक और रेंज है 1000 किलोमीटर, और ये जल और स्थल दोनों से निशाना लगाने में सक्षम है। तो इस तरह से ये सभी क्वेश्चन कंप्लीट हुए। ये यूपी पीएसएस आरओ सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।